गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू स्टडीओपीडिया। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। आपका चैप्टर है 9, एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। पूरा नाम है चैप्टर का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, वो तो 1 मिनट में हो गया था। आज का चैप्टर काफ़ी लेंथी है, ठीक है ना। डिटेल में कराऊंगा, हर एक वर्ड आपको पेपर तक आता होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेकिन उससे पहले हमने मिनरल तो चलो पढ़ लिया। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ना, ये फिजिक्स नहीं है। हाँ, एनर्जी है जो अपनी ऊर्जा हमें चाहिए होती है किसी भी काम को कराने के लिए, ठीक है ना। एक तो मेरी हिंदी, वाह। ऊर्जा, क्षमता आपकी, ठीक है ना, वो एनर्जी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे जिम जा रहे हो आप आज, ठीक है ना, आपके पास एनर्जी है नहीं, ठीक है ना। 2 किलोमीटर दौड़ के गए आप, है ना, तो वहाँ पे जाके आपसे 10 क्या 1 भी नहीं रेप लगेगा। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन्हें रन कर सकें, ठीक है ना। एनर्जी अब आती कहाँ कहाँ से है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो फिजिक्स वाला ही आपका कंसेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन उसे एक फॉर्म में सेकंड में तो चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही इसमें भी हम एनर्जी की एक फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं बाय यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज, या फिर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, या फिर हाइडल पावर। हाइडल पावर आपका बिल्कुल ही इन दोनों में नहीं रखते हम, ना तो वो कन्वेंशनल है ना तो वो नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है ना। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्सेज? चलो मैं आपको ना एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आप ना 17th सेंचुरी के कोई टेलर हो, ठीक है ना। आपके पास प्रेस होनी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रेस ले रहे हो, ठीक है ना, एक लोहे का बॉक्स ले रहे हो, ठीक है ना। उसमें आप कोयला डाल रहे हो, उसके ऊपर हैंडल लगा हुआ है। पहले वाली प्रेस ऐसी होती है ना, ऊपर ढक्कन लगा होता था लाइक दिस, है ना। कुछ ऐसी प्रेस आप यूज कर रहे हो। इसे आप इजीली जब चाहो यूज कर सकते हो, कहीं पर भी आपको बिजली की जरूरत नहीं, और ये इजी टू मेक। सो दिस इज अ कन्वेंशनल सोर्स जो अपनी कन्वेंशन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब मर्जी बना के यूज़ कर सकें, ठीक है ना। और ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लगा है कि, है ना, अपना ये आयरन है, आयरन कंडक्ट करेगा हीट को, और उससे आपका कपड़ा भी गर्म हो जाएगा। एक प्रेस जो अब आती है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। ये मैं कन्वेंशनल की और नॉन कन्वेंशनल की एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली आती हैं। ओ ये क्या लिख दिया, आजकल जो प्रेस है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी वाली कॉम्प्लेक्स है, सो इट्स ए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। मान लो आपको 10 ऑर्डर्स किया है, 10 ऑर्डर्स किया है, ठीक है ना। ये क्या है, फटाफट लोहा ढक्कन लगाओ, हो गया। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर मशीन है जो कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना। सो दिस इज अ कन्वेंशनल रिसोर्स, जब चाहे यूज कर सकते हैं। ये है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स जो कि कॉम्प्लेक्स है टू यूज, टू क्रिएट एंड देन फर्दर यूज। तो ये है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है ना। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या आ जाता है बेटा, एक कोयला आता है, पेट्रोल आता है, नेचुरल गैस आती है, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर एंड सोलर पावर। सॉरी, सोलर पावर ये अलग है, अलग है, सॉरी ये अलग है, ठीक है। सो दीज 5 थिंग्स कम अंडर दी नेचुरल, सॉरी, कन्वेंशनल सोर्सेज। ओके, सो इनकी हम फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल पे मूव करेंगे एंड देन टू हाइडल पावर। सो फर्स्ट है आपके पास कन्वेंशनल सोर्सेज। मैंने बता दिया कि अपने जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वो इजी टू यूज हैं, लेकिन ये इनका एक नुकसान भी है कि ये हजार्डस
emissions करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये जो कोल ही ले लो, है ना, कोल जब आप उसे इन्वायरमेंट में जलाते हो तो जो उसकी कार्बन निकलती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर एटमॉस्फेयर। ऐसे ही गाड़ियों से निकलती है, अपना पेट्रोलियम यूज होता है गाड़ियों में, और उससे निकलती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी इंडस्ट्री से निकलती है। तो इनमें इजी है, लेकिन उसके हमें रिजल्ट फेस करना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा इमिशंस हैं इसके पास। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ये सिर्फ और सिर्फ ख़त्म ही नहीं करती, हम लिविंग बीइंग्स के लाइफ पर भी इम्पैक्ट करती हैं। इसके इफ़ेक्ट्स तो आपको ये इफेक्ट्स हैं, ये इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। और इस पे थोड़े से नुकसान और भी हैं कि ये एग्जॉस्टेबल है। अब देखो कन्वेंशनल सोर्सेज होंगे तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल है, मोस्टली जो नॉन मेटेलिक मिनरल है वो ही हम कन्वेंशनल सोर्सेज की तरह यूज़ करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स को हम अपना सोर्सेज कन्वेंशनल सोर्सेज की तरह यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। और जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्हें हम नॉन कन्वेंशनल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। सो दैट्स व्हाई नाउ सी एग्जॉस्टेबल है, जितने भी आपके कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल है, वो खत्म हो जाएंगे। जितना आपने कोयला निकालना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कभी ना कभी तो वो अंत होगा उसका, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि अंदर कोयला ही भरा हुआ है। सो ये जो है ये एंड हो सकते हैं, दे आर एग्जॉस्टेबल, थक जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे थका हुआ आदमी है, ओके। और इनमें पैसा भी चाहिए, ठीक है ना। जिसके पास पैसा होगा वो इनको यूज कर पाएगा प्रॉपरली, ठीक है ना। तो एक्सपेंसिव है और इन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है। ये तो है नहीं कि बाहर सूखना डाल दिया कोयला। उसके बाद इन्हें मेंटेन करना और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। खदान यहाँ पे बनी है, आपकी इंडस्ट्री कहीं और सेट होगी, ठीक है। सो इनमें काफ़ी पैसा चाहिए, दे कैन बी एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो सकते हैं। जितने भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनका एक फ़ायदा है कि वो ख़त्म नहीं होंगे, और ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनका वही सेम चीज़ नुकसान है कि ये कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही होंगे। और ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करते, ठीक है ना। अब सबसे पहले कोल, वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि आपका ये जनरेशंस लाइक पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट है आपके सिलेबस में, मतलब उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो 17वीं शताब्दी की बात है, ठीक है ना। कोल एनर्जी जो थी वो सभी जगह पे प्रोमिनेंट बन चुकी थी। अब क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपना इजीली अवेलेबल हो रहा था कोल, लोग निकाल ही जा रहे थे, ठीक है ना। और वैसे भी वहाँ पे स्टीम इंजन्स थे उस टाइम पे, ये देखो स्टीम इंजन्स, ठीक है ना। सो उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि वो बिजली पे रन कर सके हर चीज़ को। सो वहाँ पे हर जगह पे कोल कोल कोल, है ना। आपने वो छुक छुक वाली गाड़ी तो देखी है ना, वहाँ पे आगे फायरमैन जो है वो 24 घंटे वहाँ पे कोल डाल रहे होते हैं ताकि स्टीम इंजन चले। मालगाड़ी आजकल यूज़ होती है, लेकिन फिर भी अब कम हुआ है, ठीक है ना। और कम होना भी चाहिए, अदरवाइज इससे पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन आप ऐसे नहीं कह सकते। देखो एक मैं बात बताऊं तो बहुत टाइम पहले की बात है, ठीक है ना। माई फादर व्हेन ही वाज स्मॉल, देन उनके ना लाइक ओपन एरिया था, ठीक है ना। तो घर में जैसे धूप नहीं करते हम, है ना, तो वहाँ पे कोयला होता है आपकी कॉली में या फिर किसी भी और चीज़ में, तो वहाँ पे रख दी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि देखो बंद कमरा था, सो कोल वहाँ पे बर्न हो रहा था, उससे क्या निकल रही थी, कार्बन। अब लेस ऑक्सीजन में, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, लेस ऑक्सीजन में अगर कार्बन बर्न होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज करेगी। और वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर, बहुत पुरानी बात है, एंटर हुए, वो गिर गए। मेरे जो चाचू हैं वो आए तो वो भी गिर गए। सो दैट वुड बी द एंड, बट बचा लिया क्योंकि वहाँ पे मेरे फादर वहाँ पे थे, मेडिसिन पे थे, ही वाज सिक एट दैट टाइम, सो ही वाज टेकिंग मेडिसिन।
सो इसी वजह से वो सारे के सारे बच गए। अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के साथ जल्दी चिपक जाती है। सपोज करो आपका जैसे ब्लड कैरियर है ना, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपका पैसेंजर होगा, ठीक है ना। अगर हीमोग्लोबिन आपका ब्लड टैक्सी वाला है तो जो ऑक्सीजन होगा वो कोई पैसेंजर होगा, फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली गर्ल्स, है ना, और वो लेके जाएगा। लेकिन जब उसकी पत्नी को पता चल गया ये लड़कियां घुमा रहा है तो वो उसके साथ ही चिपकी रहेगी और उसकी हड्डियां तोड़ देगी। तो फिर हीमोग्लोबिन बेचारा कैसे आपका ऑक्सीजन अपना ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे रिलीज होती है अगर छोटी सी जगह पे देखें तो। सो कोल वैसे ओपन एयर में थोड़ा कम पोल्यूशन होता है, लेकिन बंद कमरे में इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है ना। साइलेंट और सबसे कम दर्दनाक डेथ हो सकती है। सो अब यहाँ पे कोल जो है वो बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज। आजकल जो जितनी भी रेलवेज हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। सो यहाँ पे कोल की इमिशंस कम हुई हैं। उसके बाद ये इनफ्लेमेबल है, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ कोल है, ठीक है ना। कई कई कोल में मॉइस्चर बहुत होता है, कईयों में नहीं होता। क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अब है तो वैसे ये मेन सोर्स चाहे कि कम हुआ है, लेकिन बहुत सारी अपनी इंडस्ट्रीज में कोल यूज होता है अभी भी इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार आप पढ़ लो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे स्टार लगा दिया मैंने, ये आपका पेपर में आ सकता है। रैंकिंग पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे आती है। इनकी थोड़ी सी खदानें भी देख लेंगे हम कोयले की, और मैं ये पीडीएफ डाल भी दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। फॉर्मेशन ऑफ कोल, इसके लिए ना सबसे पहले तुम समझो कोयला बनता कहाँ पर है। सपोज करो मेरे पास ना, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था अपना, ये मेरे पास एक पहाड़ है, ठीक है ना। ये पहाड़ है, यहाँ पे प्लेन्स आ गए। यहाँ पे क्या आ गया? प्लेन्स, प्लेन्स बायोमास, है ना। तो क्या हुआ कि जब पहाड़ से अपनी नदी आ रही थी, है ना, फॉर एग्जांपल हिमालय से, है ना, तो वो आ रही है, उसका फास्ट फ्लो होगा, ठीक है ना। वो जो भी रास्ते में चीज होगी, रॉक होगा एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ वो अपने साथ लेती हुई आएगी। लेकिन जब उसकी स्पीड स्लो होगी तो वो थक जाएगी। अब क्योंकि वो थक चुकी है, वो जो भी सामान अपने साथ उठा के ला रही थी वो यहाँ पे, है ना, मान लो यहाँ पे कोई पेड़ था, है ना, वो लाई 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 यहाँ पे थक गई, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। उसे हम कहते हैं सेडिमेंट होना। पेड़ आपका मिक्स तो होगा नहीं पानी में, नीचे बैठ जाएगा, सो वो सेडिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा। तो पहली स्टेज बनी, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। सो फर्स्ट स्टेज जो है कोल की, वो लगभग आपके 30 मिलियन सालों में बन जाती है, जो कि होती है पीट। क्या होता है? पीट। यहाँ पे डिपॉजिट के बाद यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है फॉर्मेशन हुई पीट। अब देखो, क्योंकि इतना ज्यादा इसके ऊपर सेडिमेंट नहीं है, इसके ऊपर इतना ज्यादा सेडिमेंट नहीं है कि ये बहुत ज्यादा दूर हो जाए, है ना। अब देखो नदी तो बहती जा रही है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा दूर तो हुआ है नदी के कांटेक्ट से, लेकिन फिर भी इसमें मॉइस्चर तो होगा ना, इस पे काफी फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगा, तो ये आपका गीला सा होगा, इसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब और साल मैंने अपना वेट किया, और साल मतलब कुछ करोड़ साल, है ना। ज्योग्राफी तो हिमालयस को भी यंगफोल्ड माउंटेन बताती है। तो मैंने कुछ साल वेट किया, उससे क्या हुआ, मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन कलर चाहिए, यस, ऐड। तो क्या हुआ, थोड़ा सा साल वेट करने के बाद यहाँ पे ये जो अंडरग्राउंड था ये और कंप्रेस होना शुरू हो गया, क्योंकि हम कार्बन कंपाउंड से बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, है ना। तो वो और प्रेस हो रहा है अब, और प्रेस होने की वजह से वहां पे कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और नदी से तो वो वैसे भी दूर जा रहा है, क्योंकि सेडिमेंट्स होंगे तभी वो कंप्रेस होगा, तो नदी से वो दूर जाता रहेगा, मतलब नदी ऊपर ऊपर बह रही है, वो धंसता जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले कोल में मॉइस्चर थोड़ा कम होता है, लेकिन इतना नहीं कि वो धुआं ना छोड़े, ठीक
ठीक है ना, मॉइस्चर है तो धुआं तो निकलेगा, ऐश भी बचेगी, राख, है ना। तो ये ब्राउन कोल की फॉर्मेशन हुई, इसे हम कहते हैं लिग्नाइट, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ साल और वेट किया, उससे हमारे पास क्या बना, हमारे पास बिटुमिनस कोल बना। कौन सा? बिटुमिनस कोल, जो कि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगहों पर पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा महंगा नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है ना। और डिपॉजिट्स हुए और यहाँ पे और प्रेशर बनता गया, इसकी वजह से ये और इकट्ठा होता गया, कार्बन कंटेंट बढ़ता गया, मॉइस्चर कम होता गया, तो ये बिटुमिनस में फॉर्म हो गया। और मैंने अब बहुत ज्यादा साल वेट किया तो यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल ही ब्लैक, एंथ्रासाइट कोल की फॉर्मेशन हुई। और एंथ्रासाइट आपका बेस्ट कोल माना जाता है। सो दीज वर द अपना स्टेजेस जिसके अंदर से कोल आपका गुजरता है। यहाँ पे मैंने हाँ फोटो भी लगाई हुई है, ठीक है ना। सो पहले यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर निकला, पीट बना, है ना, ये गारा गारा सा होगा, थोड़ा मडी, है ना। उसके बाद थोड़ी हीट हुई, प्रेशर हुआ अंदर, तो यहाँ पे क्या बना? लिग्नाइट बना। और थोड़ा गए आगे, ठीक है ना, और प्रेशर पड़ा तो क्या बना? जल्दी से बताओ। यस, बिटुमिनस कोल बना। और लास्ट में एंथ्रासाइट। तो नीचे से पढ़ेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में सबसे कम कार्बन 50 to 60% कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, मे बी 40% से कम कार्बन, 40% तक कार्बन होता है, ये 40 to 60 होता है, ठीक है ना। ये 40 to 60 है, ये 40% से कम है, ठीक है ना। इसमें ये जो फर्स्ट स्टेज होती है कार्बन की, जब वो वुड या फिर किसी भी और ऑर्गेनिक मैटर से कोल में बन रहा होता है, सबसे कम होता है। और ये बहुत धुआं छोड़ेगा क्योंकि पानी भी है इसमें, और काफ़ी सारी राख बचती है, आपकी ऐश बचती है। उसके बाद अपना लिग्नाइट तो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ तो ब्राउन कलर आया, है ना। उसके बाद और डीप कलर आते जाएंगे, जैसे कि ब्लैक, है ना। तो ये इन्फीरियर क्वालिटी ये भी है, ये खुरदुरा सा होता है, मतलब इसे आप ना छुओगे तो ये बिखर सा जाएगा ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे, है ना। इसमें भी मॉइस्चर होता है ना, और काफ़ी कम कंबस्टिबल मैटर होता है, जिसे आग लग सके। कंबस्शन पता है ना, आग लगना किसी भी चीज़ में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, उसे कंबस्शन कहते हैं। अदरवाइज बर्निंग भी होती है, बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है, कंबस्शन हमेशा इन ऑक्सीजन होगी। बिटुमिनस कोल क्या है? ये मोस्टली पाया जाता है इंडिया में, ठीक है ना। 60 to 80% है अपनी इसमें कार्बन कंटेंट। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अब देखो, अपने पढ़ा है कि 1 कैलोरी क्या होती है, जब हम 1 डिग्री से 1 कैलोरी क्या होती है? ये जैसे ये 1 ग्राम मेरा पानी है, 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच, ठीक है ना, 1 चम्मच पानी है, सपोज मैंने 1 चम्मच पे मेजर करना है, तो जब 1 कैलोरी उतनी होगी कि मैं जैसे 1 कैलोरी लगाऊं तो उसका टेम्परेचर 14 से 15 हो जाए, मतलब 1 डिग्री से बढ़ जाए, स्पेसिफिकली 14 से 15 कह देते हैं, है ना, 1 डिग्री से बढ़ जाए, है ना। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये हाई कैलोरीज रिलीज करेगा। अब क्योंकि ये हाई कैलोरीज रिलीज कर रहा है तो उससे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बर्निंग में हेल्प करता है। जितनी बर्निंग उतना पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा, उतनी जल्दी से एनर्जी बनेगी। सो ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, ठीक है ना। और ये कम अपने स्मोक भी छोड़ता है। लेकिन सबसे टॉप पे हमारे महाराजा जी एंथ्रासाइट हैं। ये 80% टू 80 to 100 भी हो सकता है, नहीं 100 तो नहीं होगा, लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95% जल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 80 to 95% ऑफ कोल होता है, हार्ड होता है, कम्पैक्ट होता है, ब्लैक इन कलर, जेट ब्लैक होगा, ठीक है ना। ये कुछ जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ भी होते हैं। सो यू कैन चेक इट, एक बार रीड कर लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से, ये समझ गए? चलो, यूजेस ऑफ कोल, कहाँ कहाँ पे कोल यूज होता है। अब आपको पता है इट इज यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, है ना, फॉर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज,
लाइक आयरन एंड स्टील, ठीक है ना। तो पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर मीन्स इसमें हीट निकलेगी, हीट से पानी गर्म होगा, स्टीम बनेगी, स्टीम से फिर वो जो चक्का है वो आप बाद में देखेंगे घुमाएंगे, उसका जो टरबाइन होता है उससे फिर जनरेटर में जाएगी अपना वो जो चक्का घूमता हुआ, तो जनरेटर की मोटर रोटेट होगी, उससे बिजली बन के आपके घर तक पहुंचेगी। तो कुछ ऐसे ये अपनी जनरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये गर्म भी कर सकता है, तो आयरन स्टील में भी हम इसे यूज कर लेते हैं। ओके, सो इसके बाद अब कोल की वैल्यू तो मतलब कम हो गई, उसकी यूजेज कम हो गई, क्योंकि रेलवेज अब आपकी बिजली पे चलती हैं, ठीक है ना। तो इंडियन कोल इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, अब देखो गोंडवाना सीरीज में 200 मिलियन जाल से भी ज्यादा कोल है, मतलब पुराना, ठीक है ना। तो वहां पे मोस्टली बिटुमिनस कोल पाया जाता है, और भी थोड़े से कोल के फील्ड हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये गोंडवाना फील्ड है, इनमें 200 मिलियन साल पुराने कोल के फील्ड्स हैं, जिसमें आपका काफ़ी अच्छा क्वालिटी का कोल पाया जाता है। उसके बाद टर्शरी है, जो कि सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, ठीक है ना, सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं ये वाले। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से आपके गोंडवाना फील्ड्स में आ जाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, अगर आप माइनिंग करोगे तो आप सदर्न इंडिया में करोगे, क्योंकि सदर्न इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है। प्लेट्यू मीन्स मिनरल की खदान, पहाड़ जितना मर्जी खोदी जाओ, और ऊपर अगर जाओगे तो पीरिनियल रिवर्स हैं, है ना। पीरिनियल रिवर्स हैं तो क्या होगा, यस, इरिगेशन में हेल्प होगी। और डैम्स सबसे ज्यादा साउथ में है, क्योंकि वहां पे वही बात कि डेक्कन प्लेट्यू हो तो काफी वाटरफॉल्स होंगी, पहाड़ मतलब टेबल लैंड के ऊपर से, है ना। तो वहां पे डैम्स बनाए जा सकते हैं, काफी हीराकुद डैम हो गया, भाखड़ा नंगला आपका वो पंजाब वाली साइड में, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो मेन मेन फील्ड्स कौन से हैं। ये झारखंड देख रहे हो, झारखंड में है ये झारिया, झारिया में 33% आपका इंडिया से कोल जाता है। कौन कौन सी जगह है, ये झारिया है, उसके साथ में बोकारो है, और एक करणपुरा नाम की जगह है आपके झारखंड में। उसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ पे, यहाँ पे तो है, ये झारखंड है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है कहीं पे, ठीक है ना। इसके साथ में यहाँ पे कोरबा है। उसके बाद उड़ीसा में मेन फील्ड है ये क्या है, टेलचर और संबलपुर में, ठीक है ना। उड़ीसा में मेन फील्ड्स हैं संबलपुर में और टेलचर फील्ड्स में। उसके बाद ओल्डेस्ट है आपका रानीगंज, लार्जेस्ट है झारिया, ओल्डेस्ट है रानीगंज। कौन सा, लार्जेस्ट झारिया, ये ए नहीं दिख रहा, ठीक है ना। ओल्डेस्ट रानीगंज, तो मे भी यहाँ पे कोई गंजे लोग रहते हो, है ना। तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली। तो दीज आर द मेन प्लेसेस गोंडवाना सीरीज में जहां पे बहुत ही अच्छा सा कोल आपको देखने को मिलता है। एक बार देख लो, है ना, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरबा, लार्जेस्ट फील्ड आपका झारिया में है, और ओल्डेस्ट कोल फील्ड है रानीगंज में। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में पाया जाता है ये कोल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये टर्सरी फील्ड्स हैं, ये लखीमपुर असम, ये मोस्टली यहाँ पर ही है। और बिल्कुल नीचे ये देखो, ये नई नवेली दुल्हन, नेवेली, है ना, नेवेली है तमिलनाडु में। पल्लू, राजस्थान में लोग पल्लू नहीं लगे रखते, तो पल्लू, है ना। नामचिकान अरुणाचल प्रदेश, और लखीमपुर असम में। यहाँ पे लखीमपुर है, असम, ये देखो असम, ठीक है ना, असम में लखीमपुर, ठीक है ना। ये आपकी नई नवेली दुल्हन कहां से है, तमिलनाडु से, ठीक है ना। और उसके बाद राजस्थान में आपका पल्लू है यहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश में भी। इसके अलावा ये देखो वेस्ट बंगाल में रानीगंज, ये कहाँ पे गया है, ये वाला रानीगंज, ये रानीगंज है। इसके बाद झारिया, झारिया आपका झारखंड में, तो झारिया, झारखंड झारिया, है ना। और उसके बाद ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो कहाँ पे, ये थर्ड वाला ईस्ट। देखो ना, बोकारो और झारिया ये दोनों कहाँ पे हैं, झारखंड में ही है। उसके अलावा आपने पढ़ा था सिंगरौली, कहाँ पे था,
यस, मध्य प्रदेश में सिंगरौली था। उसके अलावा टेलचर फील्ड्स थे, 6th नंबर। कहाँ पे है 6th नंबर? देखो, उड़ीसा में टेलचर फील्ड्स है। और उसके अलावा गोदावरी वैली में भी आजकल कोल पाया जाता है। तो गोदावरी नदी आपकी ऐसे जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गोदावरी के आसपास कोल फील्ड है। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको। ये इनमें थोड़ा सा कम कार्बन कंटेंट है। टर्शरी मतलब वैसे, प्राइमरी मेन, सेकेंडरी थोड़ा कम, टर्शरी एयर वगैरह लाइक छोड़ो बस, है ना। सो ये है टर्शरी कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। अब आगे देखो, कोल एनर्जी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कोल सप्लाइज 30% ऑफ प्राइमरी एनर्जी, पीछे भी बता दिया, तो ये पॉइंट डन है ना। एक बार यस बोल दो कमेंट में, और सिग्मा वाली वो शीशे वाली इमोजी लगा देना, ठीक है ना। और अनलाइक अदर एनर्जी रिसोर्सेज, अभी भी हालांकि थोड़ा सा कम हुई है इसकी आपकी फॉर्मेशन, है ना। अब जब इतना यूज हो रहा है कोल, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू बहुत कम है अभी भी, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और नैप्थलीन, इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं आपकी, फिनॉल, ये जो अल्कोहल होता है, स्पिरिट होती है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, एस्पिरिन, ये दवाई है एक, मेडिसिन में भी यूज होता है। मेडिसिन में तो बेटा पेट्रोल भी यूज होता है। सोप डाई में भी यूज होता है। सोप डाई, जैसे सोप में कौन सा रंग आना है, उसमें भी कोल यूज होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लैक के लिए हो, और भी रंग होते हैं। और इसके साथ आपकी पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, अदरवाइज हम पेट्रोलियम ही फूकी जाए, है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, मुकेश नहीं रहा। सो इट मीन्स ये पोल्यूशन कॉज करता है ना। तो इसी की वजह से आपकी एसिड रेन भी होती है, ठीक है ना। इसी की वजह, अगर आप बंद कमरे में कोल में जला रहे हो, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एसिड रेन होती है। उसके अलावा हार्मफुल वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, आर्सेनिक ऐश होती है आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। सो दीज आर एमिटेड बाय कोल ओनली। अब कोल माइनिंग जो है हजार्डस है, वहां पे कितनी गैसेस दबी होंगी आपको अब अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जहाँ पे यूरेनियम है, कोल है, वहाँ के लोग आज सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब क्यों कहते हैं कि झारखंड में यार इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी है, कोल इतना है, और इतना क्या है, कोल इतना ज़्यादा है, यूरेनियम इतना ज़्यादा है, उसी की वजह से आज हमारा वर्ल्ड पावर बन पाया, न्यूक्लियर पावर, है ना। लेकिन उस चीज़ का सारा भुगतान वहाँ के लोग करें, इसी वजह से झारखंड जो है आज इतना बैकवर्ड चला गया है। दिस इज़ द रीज़न। वहाँ पे हर दूसरे घर में लोगों को कॉन्जेनाइटल डिसीजेस हैं, मतलब पैदा होने से पहले ही वो बीमारी पैदा होते हैं। सो इट इज़ हजार्डस स्पेशली टू माइनर्स हेल्थ, जो खोद रहा है उसे अंदर पता नहीं कौन सी गैस हो, है ना। उसके बाद ब्लैक लंग हो जाता है, लोग पूरे फेफड़े काले हो जाते हैं। और ये वही सबसे बड़ा अपना डिसएडवांटेजेस नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोलियम, इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड गोल्ड। 100 रुपए की चीज है लीटर में, तो लिक्विड गोल्ड ही होगी फिर। अब देखो, ये यहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से? जमीन के अंदर से। यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे समुद्रों में भी काफ़ी अमाउंट ऑफ लार्ज ओशन बॉडीज हैं, तो उनके नीचे भी तो प्रेशर लग ही रहा होगा कभी ना कभी, तो वहाँ पे भी कुछ हुआ होगा, प्लांट्स गिरे होंगे, है ना। तो वहाँ से अब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें भी कार्बन कंटेंट होता है ना। अब कोल समझो वैसा कार्बन कंटेंट वाली चीज़ जो सॉलिड है, और पेट्रोलियम में वो लिक्विड में बदल जाती है, हाइड्रोकार्बन बन जाती हैं पानी में मिक्स होके। क्रूड ऑयल से फिर वो कच्चा तेल जिसे कहते हैं, उससे यहाँ पे मुंबई हाई है ये, ठीक है ना। और आपका डिसएडवांटेजेस भी आएंगे आगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूजेस इसके क्या हैं? पैराफिन वैक्स में ये यूज होता है ना, वैक्स में। बेंजीन, ओ माय गॉड, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। परफ्यूम्स में यूज होता है।
पेट्रोल की स्मेल ना, क्या बताऊँ। यूज फॉर मेकिंग पेंट्स, पेंट्स में यूज होता है ना। आपका देखा नहीं होगा आपने, जो पेंट होती है उसकी बाल्टी के ऊपर भी थोड़ी सी तेल की डिपॉजिट होती है। प्लास्टिक में भी यूज होता है ये, अपना मेडिसिन में भी यूज होता है। अब इसे लास्ट ड्रॉप तक यूज कर सकते हैं, एक एक बूंद इसकी बहुत महंगी है, और इसे यूज भी कर सकते हैं प्रॉपरली, और इससे कोई राख भी नहीं बनती है ना, लिक्विड है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी गाड़ियां हैं सारी पेट्रोल पे चलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओल्ड है, सबसे पुराना ऑयल फील्ड है दिग्बॉय असम में। असम में सबसे पुराना ऑयल फील्ड। अब देखो यहाँ पे ऑयल फील्ड में आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसी जगह हो यहाँ पे लैंड हो, मतलब लैंड लॉक्ड हो, नहीं, ये सारी की सारी आपकी कोस्ट पे। तो मिनरल्स आपके डेक्कन प्लेट्यू में, आपकी जितना भी एग्रीकल्चर है वो टिप पे, लाइक नॉर्थ एरिया वाले साइड, और अपना ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, पेट्रोल हो गया है ना, ये सारा का सारा आपका मोस्टली कोस्ट लाइंस पे अपना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहाँ पे काफ़ी ओशन है, बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं। ओके, सो ओल्डेस्ट कोल फील्ड एक आपने असम लिख दिया, वो भी समुद्र के काफ़ी करीब है ना। मुंबई हाई, ये वाले जो हैं, ये आलिया भट्ट नहीं है, ये आलिया भट्ट है, बसें हैं, और उसके बाद ये मुंबई हाई, ये तीनों की तीनों ऑफ शोर हैं, है ना। शोर किनारा, ऑफ शोर मतलब नदी में है। किसमें, अरेबियन सी में, महाराष्ट्र वाली साइड है ना, महाराष्ट्र के दूसरी साइड को अरेबियन सी आती है। अब लार्जेस्ट देखो, ओल्डेस्ट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट मैंने ये आपकी बुक में भी 2 पेज का था। ओल्डेस्ट है दिग्बॉय असम में, मुंबई हाई आलिया भट्ट, और बसेन है आपके ऑफशोर महाराष्ट्र में। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है जामनगर रिफाइनरी इन गुजरात। प्राइवेट देखो, प्राइवेट मतलब कोई कंपनी उसे होल्ड कर रही है, और पब्लिक मीन गवर्नमेंट की दोबारा वो चालू किया गया। तो प्राइवेट वाला है जामनगर गुजरात में, और पब्लिक है केरला में, और ये सारे की सारे इंडियन कोस्ट लाइन पे हैं, स्टेट्स जितनी भी हैं। और गोदावरी और कावेरी, ये भी नदियां हैं। अब इनमें भी काफी ज्यादा तेल आजकल देखा जा रहा है। ओके, इज इट क्लियर, एक बार देख लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, ठीक है ना। अब ऑयल स्पिल कैसे होते हैं, देखो जरा, ये मान लो कोई आपकी प्लेटफॉर्म खड़ा किया हुआ उन्होंने यहाँ पे समुद्र के सरफेस पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइप्स लगी होती हैं, जब ये पाइप फट जाती हैं तो ऑयल लीक होता है। उससे क्या होता है, अगर मान लो कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया तो ऊपर ऑक्सीजन का पानी में डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो जितनी भी अंडरनीथ पानी के फिशेस हैं या फिर और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे मर जाएंगे, ठीक है ना। सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, ऑयल स्पिल। इसी वजह से काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स और मेजर्स लेके ही ये कंपनियां वहाँ पे ऑफशोर बनाती हैं। अब आसानी से निकाला जा सकता है ना। हाई डेंसिटी होती है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, विस्कस मींस जो कम स्पीड से बहे, ठीक है ना। कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अब देखो वो तो लो कॉस्ट पे कर लेते हैं, लेकिन है ये एक्सपेंसिव, ठीक है ना, पेट्रोलियम। इसी वजह से इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, और एक एक बूंद इसकी यूज कर सकते हैं, मीन्स कीमती है। नेचुरल फॉसिल फॉयल्स जो हैं उनमें से भी निकलता है ना, तो इसका मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये तो है नहीं भी कितने ही फॉसिल फॉयल है ना, कितना ही निकाल लोगे तुम पेट्रोल भी, तो रिसोर्सेज इसके भी लिमिटेड हैं। ऑयल स्पिल कैन किल थाउजेंड्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। वंस बर्न इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना। आपके पास वो तो है नहीं, वो डोरेमोन का वो टाइम वाला क्लाउड, सॉरी चादर सी, है ना, यूज किया, पीछे गए टाइम में, फिर निकाल लिया, है ना। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड वंस बर्न्ड। आगे नेचुरल गैस, ठीक है ना। नेचुरल गैस कई क्लास में भी फैला देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये वो वाली नहीं है,
ठीक है ना, इट्स नॉट दैट नेचुरल गैस। हाँ, ऑर्गेनिज्म से भी निकलती है, लेकिन वो स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपकी नेचुरल गैस किसी को नहीं चाहिए। अब देखो मेनली इसमें मीथेन होती है, मीथेन CH4, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, जल्दी से बर्न हो जाती है वो, है ना। बायोजेनिक और मैकेनिज्म और थर्मोजेनिक, टू टाइप्स ऑफ अपने प्रोसेसेस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट दिस नेचुरल गैस। एक जो मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, है ना, आपके जैसे नहीं, उनसे ये एक्सट्रैक्ट की जाती है, या फिर ये टेम्परेचर प्रेशर में रहने के बाद भी ये नेचुरली बन जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप, मैंने कहा ना कि कोल आप निकालोगे तो वहां से पता नहीं क्या क्या निकलेगा, तो वो प्रेशर और इतना ज़्यादा टेम्परेचर सहने के बाद, और ये पेट्रोलियम के साथ भी निकलती है। सो जहाँ पे पेट्रोलियम भी है वहाँ पे भी नेचुरल गैस का प्लांट सेटअप हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो गेल है, ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन में। 65% गैस वही जगह से आती है जहां से पेट्रोलियम आता है, फॉर एग्जांपल मुंबई हाई, और 35 बाकी का है ना, ये असम और तमिलनाडु में प्रोड्यूस होता है। अगेन ये वाली जो स्टेट्स हैं इनका जिक्र यहाँ पे भी, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, हो ये ओके पॉइंट। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये जहां मर्जी आप स्टोर कर सकते हैं, सिलेंडर्स में होते हैं, है ना। LPG घरों में ये यूज होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, इसे कंप्रेस कर देते हैं। CNG इज आल्सो यूज्ड एज अपना फ्यूल फॉर व्हीकल्स, और इसके साथ एफिशिएंटली और सेफली इसे स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना, इट कैन बी स्टोर्ड। आजकल तो CNG व्हीकल्स आ गए हैं ऑटो वाले, है ना, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इससे कोई धुआं नहीं निकलता, स्मोक नहीं क्रिएट होती, गैस है बर्न हो जाएगी, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस भी क्या है कि इसे बहुत लार्ज स्केल पे नहीं बनाया जाता, उसके बाद ये वॉलेटाइल है, मींस फटाफट से ये भाप में बदल जाती हैं, और कैन बी डेंजरस, है ना। अब अगर हम इसे केयरलेसली देखें तो ये डेंजरस, और ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस होता है, वैसे ये ऑर्डरलेस नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑर्डरलेस होने की वजह से स्मेल नहीं कोई आती, दिखती भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, तो ये हार्मफुल हो सकती है। लेकिन LPG में इथाइल मर्सेप्टन डाली जाती है। अब ये इथाइल मर्सेप्टन क्या है, जल्दी से देखो जरा, इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो इथाइल क्या है, इथाइल आपका है CH2 ग्रुप, तो C के साथ C बॉन्डेड है, इसकी 4 वैलेंसीज हैं जिसमें ये वाली पूरी हो जाती हैं, CH, यहाँ पे H, एक और, इसके साथ एक सल्फर ग्रुप जुड़ा होता है, एक सल्फर ग्रुप, और सल्फर की 2 वैलेंसी है, तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये मैंने पता नहीं क्यों केमिस्ट्री शुरू कर दी यहाँ। तो ये है इथाइल मर्सेप्टन, इथाइल, और ये जो S और H वाला ग्रुप जुड़ा है, तो इसकी वजह से ये मर्सेप्टन हम इसे लिख देते हैं। नेमिंग कन्वेंशन हैं इसके, तो ये गंदी सी स्मेल आती है, और वहाँ वैसे भी H2S यहाँ पे जो है, मतलब ये काम ऐसे करती है ना H2S, तो जहाँ पे भी H और S आ गए तो गंदी स्मेल तो आएगी, ये आप याद रख लो, वैसे ये रीज़न ही है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर स्मेल, अदरवाइज आपको होगी हमारे सिलेंडर में से तो स्मेल भी आती है जल्दी होती, इसीलिए डाली जाती है ताकि आपका भयानक हादसा होने से बच जाए। फॉर एग्जांपल दिस बूम, है ना। सो समझ लग गया आपको कि क्या है इसके एडवांटेजेस, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस नेचुरल गैस के। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी, अब इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखो मैं कंसेप्ट साथ साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और ये मैं वैसे भी डाल दूंगा आपको अगर नोट्स चाहिए तो। वैसे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता नोट्स पे, एक बार बुक पढ़ ली बहुत है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोलेगा, हाँ अब देखो ये आपका एटम है, एटम बॉम्ब, हाँ एटम बॉम्ब भी इसी बेस पे बनता है, ठीक है ना। चेन रिएक्शन होती है, यहाँ पे देखो, है ना। इसमें क्या होता है, एटम में अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या होते हैं, मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं,
और न्यूट्रॉन, गंदी हैंडराइटिंग। और शेल्स में घूम ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे मतलब किस पे डिपेंड करती हैं, न्यूट्रॉन्स पे, है ना। तो अब हम इसका न्यूट्रॉन निकालेंगे और किसी ऐसे एलिमेंट का न्यूट्रॉन निकालेंगे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, जो भारी हो, है ना, मोटा हो। तो उससे उसकी अगर चॉकलेट हम ले लें तो वो कहेगा दे दे, ऐसे ही कहेगा। तो ऐसे ही हम समझ लो मोटा कोई जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो वाला एटम लेंगे, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, है ना। उसके बाद प्लूटोनियम, बेरिलियम, थोरियम। बेरिलियम एक एक्सेप्शन, उसमें भी यूज होता है। थोरियम, प्लूटोनियम और अपना यूरेनियम, ये मोटे हैं। इनसे अगर हम न्यूट्रॉन इनका चॉकलेट छीन लेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे वापस कर, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर हमने एक पतले से आदमी को दे दी चॉकलेट वो, है ना, तो वो मोटा उसकी तरफ भागेगा, भागेगा ना, उसे तो अपनी चॉकलेट चाहिए, है ना। तो वो उससे टकराएगा और वो गिर जाएगा। सपोज ऐसी लाइन लगी हुई है तो वो चेन में चलता रहेगा रिएक्शन, है ना। ये ऐसे समझ लो कि आप चेन में रिएक्शन होता है। एक आदमी है ना, एनर्जी थोड़ी सी हमने ली ताकि हम एटलीस्ट कुछ पार्ट उसका निकाल सके, तो न्यूट्रॉन निकाल दिया बाहर, वो आ गया गुस्से में। एक यहाँ पे पतले पतले लोग थे, उसने मारा धक्का, ठीक है ना, पतले लोग सारे गिर गए। तो ऐसा कुछ हुआ कि हमने सिर्फ एक एटम में एनर्जी भरी काफी ज्यादा ताकि वो ब्रेक हो जाए। जब वो ब्रेक होगा वो आगे आगे में आपको समझ रहे हो ना, आगे आगे वाले एटम्स को भी तबाह करता जाएगा कि मैं नहीं रहा तुम कैसे रह लोगे। सभी में होता है ना, मैं क्यों नहीं। सो बहुत ही इसका डेंजरस रिजल्ट हो सकता है, बिकॉज ये एटॉमिक बॉम्ब्स में भी हो जाते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब टूटना। न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एनर्जी जो कि फिजन में, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हम दे भी रहे हैं तो मिलेगी उसकी डबल, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं स्टोर हो रही, वो सब जगह से चेन रिएक्शन हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है। इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एक तो, है ना। तो ये न्यूक्लियर फिजन एटम के टूटने से निकलती है। एक होती है फ्यूजन, एक होता है फिजन, समझ रहे हो। हाइड्रोजन बॉम्ब भी आपका एटॉमिक फिजन पे ही बेस्ड है, लेकिन वो 10 लाख गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉम्ब आपका एटॉमिक बॉम्ब से जो आपका नागासाकी पे गिरा, ठीक है ना। सो न्यूक्लियर एनर्जी आपको समझ लग गया। यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इनमें न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर में, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स स्टोर्ड होते हैं, है ना। वहाँ पे वहाँ पर की जो एनर्जी है वो हम निकाल के यूज करते हैं। अब देखो, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाज डेवलप्ड इन तारापुर इन 1969। तो यहाँ पे फर्स्ट जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है चालू हुआ था सबसे पहले, ठीक है ना। तो मेन मटेरियल क्या है, एटॉमिक एनर्जी है, किसमें, यूरेनियम में होती है, प्लूटोनियम में होती है, थोरियम में होती है, बेरिलियम चाहे स्किप भी कर दो, छोड़ो इसे। यूरेनियम जो है वो कॉपर बेल्ट ऑफ बिहार, वहां पे है, मैंने कहा ना वहां के लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। उसके बाद मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, है ना, इसमें थोरियम होता है। यूरेनियम कहाँ पे, कॉपर बेल्ट ऑफ बिहार। थोरियम कहाँ पे है, मोनाजाइट सैंड्स में, ठीक है ना। लोकेटेड इन रावत भाट इन राजस्थान, ठीक है ना। ये रैप्स है जो कि पहली फैसिलिटी थी जो कि पहला हैवी वाटर रिएक्टर बना के जिसने दिया था। हैवी वाटर रिएक्टर में भी यही चीज का यूज होता है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है और उसी की यूज से हम एनर्जी निकालते हैं, समझ गए। तो वाटर एनर्जी क्या है ये वाली। अब देखो, इंडिया जो है वो 6 स्टेट्स में आता है। फॉर एग्जांपल दो 6 स्टेट्स आर फ्रांस, यूएसए, ठीक है ना, कनाडा, रशिया, यूके। तो ये वाले 5 स्टेट्स के अलावा छठा हमारा इंडिया है जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट वेल सेटअप है। और आगे देखो,
इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एनर्जी आपको पता चल गया, यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स लगी होती हैं। ये क्यों लगाते हैं? ताकि आपका जितना भी ओवर रिएक्शन है वो ना हो, है ना, कंट्रोल हो जाए, है ना। ये आपकी ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं मोस्टली, ये अंदर डाल देते हैं, वो ना मतलब रिएक्शन को स्टॉप करवा देती हैं। कई बार ये ओवर कंट्रोल हो जाता है रिएक्शन, जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर में हुआ था, वो आगे पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस में, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे गर्म हुआ, है ना, इससे दो टाइप्स की एनर्जी बन जाती है। एक में आपकी होती है ये वाली, ये जो आपने बड़े बड़े वो नहीं देखे, ये वाले, इनमें स्टीम की वजह से, ये देखो ना धुआं निकल रहा है, तो इनमें स्टीम की वजह से होती है एनर्जी, समझ गए। और दूसरा यहाँ पे ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से भी टरबाइन घूमेगी। तो यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, तो वही वाला सामान हम यहाँ पे भेज रहे हैं, वही वाला, तो वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है पानी को। यहाँ पे ठंडा पानी कहाँ से ले रहे हैं हम, ठंडा पानी कहाँ से ले रहे हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, तो पानी ले रहे हैं टंकी से, टंकी से पानी ले रहे हैं, यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे हीट हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग सिस्टम लगा है आपका, गीजर टाइप, है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हुई, यहाँ से टंकी से पानी लिया, यहाँ पे भाप बन गई, भाप बन गई, ये आगे बढ़ी, इसने टरबाइन को घुमा दिया, टरबाइन को घुमा दिया, और ये भाप फिर वापस आई, और ये वाला पानी लेक से जुड़ा होता है, किसी भी लेक से, तो ठंडा पानी आएगा, वो इस स्टीम को वापस पानी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये वाला साइकिल चलता है। और बदले में आप ये फिर यहाँ से कोल्ड वाटर होता है और निकलता है बन के हॉट वाटर, समझ गए। तो यहाँ पे हॉट, यहाँ पे कोल्ड, ये गया, इसने इस भाप को, ये जो ये निकली थी, इसने टरबाइन को घुमाया था, टरबाइन आगे जनरेटर को घुमाएगी और फिर आपकी एनर्जी बनेगी। या फिर ये स्टीम आपकी, इसे आप थर्मल पावर प्लांट के साथ भी जोड़ सकते हो। तो क्या होगा कि थर्मल पावर प्लांट से वो, इससे आप आर्टिफिशियल लेक से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हाई टावर्स होते हैं, है ना, उसमें ऊपर जाएगी और फिर आप अपने आप ही ठंडी होके आएगी। तो वो भी जब पानी इतनी हाइट से गिरेगा तब फिर एक और टरबाइन लगा देंगे तो डबल फायदा हो जाएगा। लेकिन कई जगहों पे अकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना होता है, कईयों में उसे थर्मल पावर प्लांट से भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये पानी है ठंडा करने के लिए, ताकि ये दोबारा से प्रोसेस रिपीट होता जाए। ये है प्रोसेस जैसे कि एनर्जी क्रिएशन होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखो एडवांटेजेस क्या है इसकी और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस हैं कि इसमें काफ़ी कम फ्यूल यूज़ होता है आपके। अगर आप थोड़ा सा यूरेनियम भी लोगे तो वो इतना मोटा है ना कि वो बाकी सबको धक्का देके गिराता रहेगा, चेन बाय चेन। वो मतलब उसे अगर आपने जैसे न्यूट्रॉन छीना, उसकी चॉकलेट छीनी, तो वो गुस्से में आ गया और उसने बाकी सबको गिरा दिया। तो थोड़ा सा चाहिए, बाकी अपने आप चलता रहेगा। तो 20% जितनी कॉस्ट हम यूज़ करते हैं और उसका ज़्यादा हमें मिलता है, ठीक है ना। अब देखो रिडक्शन ऑफ कोल। अब क्योंकि हम न्यूक्लियर लाइक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो वहाँ से कोल और ऑयल ये दोनों ही हमारे बच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के बगैर मिलती है। और ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस भी कम होती हैं। अब इसके अपने नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें डिस्पोज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रेडिएशन को छोड़ सकते हैं। दे कैन लीक द रेडिएशन अप टू 100 ईयर्स। अब यहाँ पे देखो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो हेल्थ इफेक्ट्स भी कर सकता है। आपको कोबाल्ट 60 वाला केस पता होगा, है ना। दिल्ली में एक कबाड़िए के पास वो कोबाल्ट 60 की एक रॉड आई, है ना, उसमें उसने जेब में रखी रही और वो वहाँ से रेडिएशन लीक हुई और वो बेचारा, वो तो मरने था अब चलो। और जो बाकी की रॉड्स थी, है ना, वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। और ये सारा का सारा काम कर रहे थे कुछ प्रोफेसर्स की टीम, कुछ लालची प्रोफेसर जो कि चेक करना चाहते थे कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। तो उन्होंने सामान निकाल के तोड़ फोड़ के मशीन बेच दी कबाड़िए को। तो वैसे ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ। मीन्स आपके पास अगर कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ है तो वो आप पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है,
ठीक है ना। चेरनोबिल पावर जो प्लांट था उसमें सबसे ज़्यादा आज तक का बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 26 अप्रैल 1983 की 2 नवंबर की रात को। ओके, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना। तो और इससे हम न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो मिलिटेंट्स जो आतंकवादी हैं है ना, ओसामा बिन लादेन है ना, तो वो यूज़ करके इसका लाइक वॉरफेयर शुरू कर सकते हैं, है ना। इसका डिस्पोजल बहुत महंगा पड़ जाता है। ओके, तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब आते हैं हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। एक कन्वेंशनल पढ़ लिए है ना, एग्जॉस्टिबल है, वो खत्म हो सकते हैं। ये अनलिमिटेड भगवान ने हमें देन दी हुई है, समझ गए। सो दे आर अनलिमिटेड। एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक ऐसा सोर्स आ जाए कि जिससे एनर्जी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि पेट्रोल तो एक ऐसी एनर्जी है जो कि आप कई सालों बाद वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपके फर्दर जनरेशन आपसे पूछेंगी कि पेट्रोल क्या है, कोल क्या है ना। लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। सोलर एनर्जी है ना, विंड एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। सो ये है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल है, इसका मतलब ये पहले नहीं थे, ये पहले के लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ नहीं कर पाते थे। अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसकी वजह से ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे हाथ लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी जो है वो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर लाइट रेडिएशन हीट को यूज़ करके, वहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, उसे यूज़ करके वो अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसके यूजेस सबसे पहले डायरेक्टली हम हीटिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि सोलर कुकर होता है जैसे, तो वहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स होता है, बाहर से नहीं अंदर से ब्लैक बॉक्स होता है ना। अंदर से ये ब्लैक है, ओके। अब स्क्रीन भी ब्लैक है, अगर मैं रंग ब्लैक दिखा दूंगा तो वो दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, और यहाँ पे भी एक ग्लास का, ये जो टिंटेड ग्लास होते हैं है ना, लगा होता है। तो यहाँ से अपनी सन की रेज आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अंदर चली गई। अब ये आने तो देता है लाइट को अंदर, लेकिन बाहर निकलने नहीं देता, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट किया होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ी है कि अगर इंसिडेंस के लाइक वो वाला जो आईसी है आपका, लाइक लास्ट जो रिफ्रैक्टिंग पॉइंट है अगर ग्लास का, उससे ज़्यादा अगर एंगल बने तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, फिर वो रिफ्लेक्शन होगी। तो अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी हीट और लाइट, ठीक है ना। तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और क्योंकि हमने कपड़ा ब्लैक लगाया है या फिर कुछ भी ब्लैक पेंट यूज़ किया है ना, तो उसकी वजह से ब्लैक जो है वो सारी एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। अब बाहर भी नहीं निकल रही, अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो रही है, तो यहाँ पे आसानी से खाना बन जाता है, ठीक है ना। अब ये विंटर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है जब हमने नहाना हो, है ना। नहाने के लिए क्या होता है, ऊपर सेम ही सा सिस्टम होता है, वहाँ पे ट्यूब्स लगाई होती हैं घर पे, घर के ऊपर, घर की छत पे ट्यूब्स लगाई होती हैं, उसी में भी सेम ग्लास सरफेस होती है और ये ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे पानी गिराया जाता है, पानी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, मीन्स एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा भाप बनने से पहले, तो वो गर्म होता रहता है और आपके घर तक, आपके कमरे तक, बाथरूम तक पहुँचता रहता है, समझ गए। एक तो ये हो गया डायरेक्ट, है ना, डायरेक्टली हम यूज़ करें। एक में हम फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज़ करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन, जैसे आपने पढ़ा है ना HCl वाली रिएक्शन होती है, वो भी लाइट में होती है। ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस शो करते हैं, उनकी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में चेंज करके यूज़ करते हैं। अब देखो 100 nearly 10,000 photovoltaic system has been installed all over the country। 10,000 से ज़्यादा
फोटोवोल्टिक सिस्टम, एक फोटोवोल्टिक सेल नहीं कह रहा मैं, प्रॉपर पूरा एक सिस्टम, उस मतलब 10,000 से ज़्यादा ऐसे इंस्टॉल्ड हैं। अब एक फोटोवोल्टिक सिस्टम में 10 सोलर पैनल भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो ऐसे 10,000 लोगों ने या फिर कहीं पर गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना। तो एडवांटेजेस हैं इसके, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। ये पोल्यूशन कोई कॉज नहीं करता, ठीक है ना। इसमें बहुत ही मेंटेनेंस कम करनी होती है। हाँ, हालांकि ये जो राजस्थान में आपका में वो सोलर पार्क है ना, वहाँ पे आपकी थोड़ी मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्क है। वहाँ पे आपकी क्लीनिंग होती है सोलर पैनल्स की, क्योंकि डस्ट जो है वैसे ही फ्लो करके आएगी, है ना। तो वहाँ पे थोड़ी सी मेंटेनेंस है, वो भी गवर्नमेंट करती है, हम नहीं करते। तो एडवांटेजेस ये हैं। इसके अलावा इसके साथ क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास सोलर एनर्जी जैसे आप यूज़ कर रहे हो अपने घर में, है ना, तो अगर ज़्यादा जनरेट हो रही है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, तो आप वो गवर्नमेंट के लाइक सीधा वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में। तो गवर्नमेंट आपको लाइक टैक्स आपको पे नहीं करना मिलेगा, मीन्स आपका ज़ीरो ही टैक्स आएगा। तो ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों का टैक्स बच सके। डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये नाइट के टाइम पे, है ना, रात के समय पे कौन सा सूरज निकलेगा। अब क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा तो सोलर पावर भी नहीं जनरेट होगी, तो जितनी दिन वाली थी वही यूज़ होगी, है ना। और क्लाउड्स के टाइम पे भी ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, जब पैनल सीधा फेस करेंगे सन को, तभी तो आपकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी सन की एनर्जी की। और एक तो सिर्फ 20% सारी एनर्जी का ही क्रिएट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी फोटोवोल्टिक सेल्स। तो एक्सपेंसिव भी है एक तो, है ना, बहुत महंगा आपको पड़ेगा। पहले पहले तो चलो महंगा पड़ेगा, बाद में चाहे कि आप फ्री में यूज़ करोगे उसे, लेकिन पहले महंगा पड़ेगा, है ना। तो जो जिनकी जेब थोड़ी सी तंग है, ठीक है ना, तो दे मे और मे नॉट इंस्टॉल दिस सिस्टम, है ना। वैसे तो 20-25 साल की एनर्जी दे देता है। ऐसे ही ये आपका अगला आ जाता है विंड एनर्जी। इसमें क्या होता है, एक पंखा लगा होता है, तो जब विंड आपकी गुजरती है तब ये अपना फिर रोटेट करता है। रोटेट करने से ये टरबाइन को रोटेट करेगा। यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है ना, टरबाइन, और टरबाइन के पीछे जनरेटर लगा है। तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर आपकी घर घर तक पहुंचती रहती है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी मींस ये काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी वही होती है या तो काइनेटिक या तो पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विंड की चेंज होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पे शाफ्ट्स लगी होती हैं, ठीक है ना, और रोटेटिंग द टरबाइन ऑफ जनरेटर कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब इसके भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और क्या आपको पता है ये एक चीज़ की, इसका ये जो एक मतलब प्रॉपर एक पूरे का ये जो 3 पंखे से लगे हुए हैं, इनका वेट दे इट माइट कैन एक्सीड मोर देन 3 to 4 टन्स, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऊपर गिर गया तो बचने नहीं वाले, बस ये समझ लो। तो दूर रहना अगर आप जाओ विंड मिल के वहाँ पे जहाँ पे विंड मिल इंस्टॉल्ड है। एडवांटेजेस ये अपनी कम्प्लीटली ये जो एनर्जी का चेंज होता है, और ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस जो है वो कम होती है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इनमें एक मेन आपकी एडवांटेज वो तो आ गई कि ये रीन्यूएबल है, बार बार बनी जाएगी, विंड बहती रहती है। लेकिन यही इसकी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बहुत तेज विंड बहेगी तो तेज तेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और जब यहाँ पे आपकी विंड शांत है ना, बिल्कुल हवा चल ही नहीं रही, तो वहां पे ये लाइक सक्सेसफुल नहीं है। मीन्स ये सारा का सारा विंड पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जहाँ पे विंड तेज नहीं चलती तो वहां पे तो ये कोई फायदा देने वाला नहीं है, समझ गए। तो ये अपनी डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं।
बायोगैस। अब बायोगैस क्या होती है? बायोलॉजिकल गैस, जल्दी से बोलो। अब ये एक ऐसी गैस है जो कि हम डोमेस्टिक फ्यूल में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक फ्यूल में यूज हो सकती है, डोमेस्टिक फ्यूल, लाइटिंग इंडस्ट्रीज, है ना, बिजली। एडवांटेजेस हैं और इसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक, ये मेरे घर पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना, आई हैव दिस बायोगैस, ठीक है ना। एडवांटेजेस हैं इसकी कि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल, ये मैं पहले आपका ये बताता हूँ ये कैसे जनरेट हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ पे स्लरी होती है, स्लरी थड़ी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं, जो काउस का डंग होता है और ह्यूमन वेस्ट होता है, और उसके साथ में अगर वैसे ह्यूमन वेस्ट इन द सेंस ह्यूमन का वेस्ट नहीं, जो ह्यूमन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक केले का छिलका हो गया, ठीक है ना। मेनली अगर किसी का डंग यूज होता है तो वो काउस का होता है। तो जहाँ पे भी काउस हैं वहाँ पे ये थोड़ा काफ़ी मतलब अच्छे से चल सकता है, आपकी कुकिंग में यूज़ हो सकता है। कैसे? जब जैसे यहाँ पे आपने छिलका डाला या फिर काउडंग डाला, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा मिक्सचर सा तैयार कर लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि उससे मीथेन गैस रिलीज होगी, तो ये डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है, यहाँ पे गैस जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, और ऊपर जाके ये आपकी पाइप्स के थ्रू आपकी जो चूल्हा होता है ना, तो दैट इन दैट पर्पज इट कैन बी यूज्ड, है ना। तो ये मेनली कुकिंग में यूज होता है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि पाइप आई, यहाँ देखो ये पाइप लगी हुई है, और ये सीधा का सीधा आपका बायोगैस यूज कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो बच गया पार्ट, है ना, तो ये भी इतनी पार्टी होल्ड नहीं कर सकता अब, तो ये फिर है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से आप मैन्योर की क्रिएशन कर सकते हो, और वैसे भी काउ डंग का आप, आई डोंट नो इन हिंदी, मैनू पंजाबी च पता की कहते हैं उन्होंने, पाथियां कहते हैं, गावां दी पाथियां जड़ियां हुंदियां, सो दैट कैन बी यूज्ड। उसके अलावा आपका ये फिर आपका थोड़ा सा वेस्ट क्रिएट होता है ऐसे, इसका कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, इससे वेस्ट भी नहीं प्रोड्यूस होता, ये पोल्यूशन भी नहीं करता। सो ये काफ़ी एक अच्छी चॉइस है अगर आप घर में फ्री कुकिंग करना चाहते हो, ओके। और उसके अलावा जो आपके वो हाँ, उपले कहते हैं हिंदी में, तो उपलों को आप यूज़ कर सकते हो चूल्हे में, वैसे अगर आप बिसाइड दैट कुकिंग, है ना, वो भी एक फ्यूल की तरह यूज हो सकते हैं। तो इसमें वेस्ट की प्रोडक्शन बहुत ही कम है ना। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे ले रहे हैं और उससे हम यूज़ कर रहे हैं कुकिंग में, तो ये इसका मेनली काम है, ठीक है ना। सारा ऑर्गेनिक है ना। और ये जो खाद भी बनाई जा सकती है इससे, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आप खेतों में डाल के इससे मेन्योर बना सकते हो, ठीक है ना। और ये 2400 घंटे चलेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि इसे कोई पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए जैसे बाकी में था, विंड में आपकी विंड चलनी चाहिए, सूरज आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है ना। ये 2400 घंटे चल सकता है, एक बार आपको फ्यूल डालने की ज़रूरत है बस, ठीक है ना। इसके बाद पोल्यूशन फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है। आपने गांव में देखा होगा बहुत से घरों में ये इंस्टॉल्ड होता है। इसके अलावा इसमें फर्टिलाइजर का भी अपना वेस्ट जो भी बचा थोड़ा बहुत आगे, तो उसे हम फर्टिलाइजर खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यूज़ करूँ एक तरफ वुड और दूसरी तरफ ये बायोगैस, तो मैं 70 लाख गुना एफिशिएंटली इससे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ अगर मैं लार्ज स्केल पे करूँ, ठीक है ना। और क्योंकि ये छोटे स्केल पे भी हो सकता है तो ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है ना। थोड़ा सा महंगा है, अगर वही है कि जिसके पास पैसा है वो तो सब कुछ ही लगवा लेगा, और थोड़ी सी जगह चाहिए इसके पास, आपके पास थोड़ी सी ज़मीन होनी चाहिए, थोड़ा पैसा होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना। सो यू कैन इंस्टॉल इट ईजिली, और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करता है, सो इट इज़ कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है ना। ये मुझे प्लेस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कई घरों में भी इंस्टॉल रहता है। अब टाइडल एनर्जी क्या है? अब देखो टाइड लहरें जो पानी में आती हैं,
अब जब मून आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, न्यू मून है ना, तो मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पानी, आपको पता था, पता ही होगा वैसे तो, है ना। उससे क्या होता है, लहरों का ये जो लेवल है ये ऊंचा होता है, तो हाई टाइड हो जाती है ना। और जो बाकी का एरिया है ना, तो इसकी साइड पे और उसकी ऑपोजिट साइड पे हाई टाइड आ गई और बीच बीच में लो टाइड रहेगी। जैसे अगर मान लो मून यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे हाई टाइड है और यहाँ पे लो टाइड है, समझ गए। तो ये पानी के साथ रिलेटेड है आपका, जहां पर भी पानी है वहां पर टाइडल एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है। टाइड्स मींस लहरों की जो वेलोसिटी से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन देख लो सबसे पहले कैसे होती है। ये क्या हुआ, हाँ, टाइडल एनर्जी में आपके पास यहाँ पे ये लगे होंगे शाफ्ट्स, यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो जब लो टाइड होगी, कौन सी टाइड, लो टाइड, लो टाइड मींस पानी थोड़ा लेस लेवल पे बह रहा है ना, तो वो सीधा पंखों पे टकराएगा। अब क्योंकि वो पंखों पे टकराएगा तो एनर्जी सीधी जनरेट होगी। हाई टाइड पे इसकी जो जनरेशन है वो कम है, हाई टाइड पे कम है, लो टाइड पे जब वो नीचे नीचे में होगा पानी तब इसकी जनरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और ये भी यूज़ हो सकता है, इसका भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन से साथ लिंक नहीं है, ठीक है ना। इसकी यूजेज आपको पता चलेगी जब जो यहाँ पे न्यू मून है और फुल मून है तो मैक्सिमम आपकी टाइड्स बनेगी। और उसके अलावा इनमें एक ब्लेड होता है जो कि सीरीज ऑफ स्लुइस गेट से जुड़ा होता है। तो मे बी यहाँ पे मैंने ना फोटो लगाई थी एक, ना गायब हो गई है, यस गायब हो गई, तो यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार। डिलीट। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आपके पास एक प्लांट लगा है, यहाँ पे आपके पास ये दोनों साइड्स पे है ना, ये जो पंखे हैं लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पे भी एक पंखा है। तो जब पानी आएगा, यहाँ पे दो गेट्स लगे थे, एक गेट यहाँ पे, एक गेट यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे खोल दिया तो पानी आएगा फुल स्पीड पे, ये दोनों खोल देते हैं, है ना। तो पानी आएगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, है ना, टरबाइन को रोटेट करेगा तो जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होगी, आगे जनरेटर कनेक्टेड है ना। तो वैसे इसमें एनर्जी बनती है टाइड्स की मदद से, है ना। यहाँ पे क्या है, ये सीरीज ऑफ स्लुइस गेट्स ही हैं, ये स्लुइस गेट्स हैं, मीन जैसे जब चाहे हम बंद भी कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। ओके, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। ये रिन्यूएबल है एडवांटेजेस में, ठीक है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा जगह नहीं ये लेता। ओके, और प्रॉपर हमें पता है कि कब टाइड्स आएंगी, है ना, मून्स की पोजीशन से हम पता कर सकते हैं इसके साइकिल क्या होंगे, है ना। यहाँ पे कोस्टल प्रोडक्शन है, लाइक गुजरात वाली साइड हो गई, है ना, रन ऑफ कच्छ में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, ये देखो, ये वाला और ये वाला एरिया, यहाँ पे गुल्फ में और रन ऑफ कच्छ में। तो यहाँ पे ये दो जगहों पे सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो सकती है। ओके, तो इसमें लॉन्ग लाइफ स्पैन है, ठीक है ना, पंखे लगा दिए बस वो चल रहे हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस बहुत खतरनाक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं है, ठीक है ना, रिन्यूएबल है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि अब पानी के अंदर आपने चीज़ लगवानी है तो पैसा तो लगेगा, ठीक है ना। और जहाँ पे ये जो आपके टर्बाइन्स लगे होते हैं वहाँ पे नेचुरल मूवमेंट्स मरीन एनिमल्स की कम हो जाएगी। अदरवाइज मान लो कोई मछली जा रही है, आगे पंखा घूम रहा है फुल स्पीड पे, तो वो बेचारी जाएगी, और है ना। सो यहाँ पे मरीन एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ता है, जहाँ पर भी टाइडल प्लांट लगा होता है उससे दूर जाना पड़ता है ताकि वो सेफ रहे, है ना। और यहाँ पे क्योंकि देखो समुंदर में है तो किलोमीटर दूर होगा जहाँ पे पहुँचानी होगी एनर्जी, है ना। तो ये भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और देखो ये आपका हो गया है डन,
अब आ गया आपका मे बी ना मेरा ये, हाँ हाइडल एनर्जी वाला पार्ट यहाँ पे था, चलो छोड़ो, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी था उसमें, ठीक है ना, उसकी हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे होता क्या है, एक हेड होता है आपका, रेजर्वॉयर होता है, एक लेक टाइप होती है, वहाँ पे यहाँ पे गेट्स होते है ना। जब ये खोला जाएगा तो जब ये गेट खोलेगा तो पानी फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा, यहाँ पे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन घूमेगी, जनरेटर भी उसके साथ जुड़ा होता है, तो जनरेटर घूमेगा, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होता है ना, कि जैसे अगर मान लो, क्योंकि ये तो है नहीं कि सारा टाइम ही घूम रहा है, और जब ये आएगा पहले पहले तो फास्ट फ्लो होगा, बाद में थोड़ा स्लो भी हो सकता है, तो ट्रांसफार्मर लगा होता है ताकि मेंटेन रहे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है ना, एक लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे पेन स्टॉक होता है, इसके बाद टरबाइन होती है, टरबाइन घूमेगी तो, और ये बाहर निकलता जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक जनरेटर लगा होता है, ये पावर हाउस, समझ गए, बहुत ही सिंपल है ना। पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम इससे काम लेते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, रिन्यूएबल है, ठीक है ना। इट इज चीपर टू बिल्ड डैम्स देन बिल्डिंग थर्मल पावर स्टेशन। मान लो मैंने एक थर्मल पावर स्टेशन, या हाइडल एनर्जी वाला पार्ट चल रहा है, तो हाइडल अपना एनर्जी वाला स्टेशन बनाना इजी है, वो वाले जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं है ना, उनसे, और ये पोल्यूशन भी कोई नहीं करता। लेकिन इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे ना जो नदी है, ठीक है ना, सपोज करो कि यहाँ पे ये जो नदी है, ये नदी अगर एक ही लेवल पे यहाँ पे डैम बनाने का क्या फायदा रहा, ठीक है ना। तो वहां पे एक मेजर वाटरफॉल होगा, तो ताकि जो नदी है वो ग्रेटर वेलोसिटी से टरबाइंस के फैन पे टकरा पाए, ताकि जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है ना। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो हाइडल पावर होते हैं, ये मोस्टली आपके कर्नाटका वाली साइड होते हैं, जहाँ पे नदियाँ भी होती हैं, और वहाँ पे क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू है, सो वहाँ पे काफ़ी वाटरफॉल्स भी होंगी, उस साइड पे हाइडल पावर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ये जो मड एंड ऑल दैट, गेट्स पे कई बार ना सिल्टिंग हो जाती है। सिल्टिंग क्या होता है, आपका सेडिमेंटेशन के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो। तो जितना भी इसमें मड होता है, वेस्ट होता है, वह कई बार गेट्स पे लग जाता है ना, तो वो क्लीन भी करना पड़ेगा, अदरवाइज गेट्स टूट भी सकते हैं, ठीक है ना। और सप्लाई ऑफ वाटर में फ्लक्चुएट है ना, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अदरवाइज को ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमें जो एनर्जी मिल रही है वो कम है, ठीक, तो कभी ज़्यादा होगा तो कभी बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अब हमारे पास दो डैम्स आ जाते हैं, मेन दो डैम्स, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। एक है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के बनाए होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं सिलेबस में, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, और एक है अपना महानदी वाला प्रोजेक्ट है, हीराकुद डैम है ना। और यहाँ पे आजकल पंजाब में फ्लड्स भी आए हुए हैं, तो हम वो भी बात करेंगे क्यों। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जल्दी से देख लो, ये फोटो, दो डैम हैं, एक डैम नहीं है। एक भाखड़ा डैम है आपका हिमाचल प्रदेश में, और एक नंगल डैम है आपका पंजाब में। देखो ध्यान से, है ना, एक भाखड़ा, ये देखो मैं टेरिटरी बना देता हूँ, ये पंजाब की आउटर वाली टेरिटरी है। यहाँ पे आपका हिमाचल में भाखड़ा डैम है, इसके पीछे यहाँ पे गोबिंद सागर एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर यहाँ पे आपके पास स्टोरेज होगी तो स्टोरेज से पानी छोड़ देंगे फटाफट से, और प्रोडक्शन होती रहेगी बिजली की। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, ठीक है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे रखा है, गोबिंद सागर, और आगे इसके नंगल डैम है। उसके बाद यहाँ पे गुरु नानक
थर्मल पावर प्लांट भी एसोसिएटेड है बठिंडा में। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा प्लान है कि एक दूसरे से 13 किलोमीटर की दूरी पे आते हैं। भाखड़ा हिमाचल में है, नंगल है अपना पंजाब में, और इससे पानी जाता है हरियाणा और राजस्थान में कैनाल्स के थ्रू, है ना, आर्टिफिशियल लेक्स के थ्रू। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट वेंचर है कौन सी गवर्नमेंट्स का? पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान और हिमाचल गवर्नमेंट। और ये लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, 4 स्टेट्स ने मिलके इसे बनवाया है। ठीक है, डेडिकेटेड टू नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना, जवाहरलाल नेहरू। पूछ सकते हैं वैसे कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इसे डेडिकेट किया था। ठीक है ना। 2 to 6 मीटर की इसकी हाइट है, काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें स्टोर हो सकता है। 15,000 क्यूसेक्स ऑफ मीटर इसमें स्टोर हो सकता है एक बार में। और ये सतलुज नदी के, आपको पता ही है कि जैसे ये इंडस नदी है तो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, ब्यास, ऊपर रावी एंड अपर दैट झेलम और चेनाब आपके पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर में आ जाते हैं और पाकिस्तान में भी। ठीक है ना। तो सतलुज के किनारे पे ये भाखड़ा डैम है। कैसे है ये? देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखो, भाखड़ा गॉर्ज। ये क्या है? गॉर्ज होता है कैनियन की जैसे होता है वो। लाइक सपोज ये आपका एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, अगर उसके सेंटर से नदी बह रही है उसे हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे ये गॉर्ज पे बना हुआ डैम, मीन्स 2 पहाड़ हैं उसके बीच में डैम बनाया है ताकि नदी का फ्लो ये बिल्कुल टाइमिंगली कर सकें। और डैम्स बोल दिया, भाखड़ा एक नंगल है, उसके ऊपर वैसे देखा जाए तो ब्यास रिवर पे पौंग डैम है, और एक और डैम है रंजीत सागर डैम, वो ऊपर और रावी पे। ठीक है ना। आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, बता ही दिया मैंने पीछे, भाखड़ा डैम के पीछे। और गोविंद सागर लेक है। ठीक है ना। उसमें 9868 मिलियन क्यूसेक्स मीटर। ये क्या है? अब ये क्यूसेक क्या होता है? व्हाट इज क्यूसेक? ये हम पानी की स्टोरेज को और फ्लो को नापने के लिए, हम जैसे क्यूबिक मीटर होता है वैसे ही पानी के फ्लो को नापने के लिए यूज करते हैं अपना यूनिट का। और ये दोनों 13 किलोमीटर अपार्ट हैं। एक गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट है बठिंडा में, जहाँ पे इसकी पावर सप्लाई जो है वो स्टोर। ठीक है ना। इस बार फ्लड्स क्यों आए? क्योंकि पहले पानी नहीं छोड़ा गया और फिर फिर ये मॉनसून रेन्स हुई हैं। अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, ये जून जुलाई सितंबर, है ना। तो यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं, मॉनसून रेन हुई, है ना, और पहले ही वहां पे पानी नहीं छोड़ा गया था, आई डोंट नो व्हाई। तो उसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ। वैसे तो भाखड़ा नंगल में इन्होंने अब छोड़ा है, उसके अलावा जो ऊपर वाले डैम्स हैं रावी और ब्यास पे, वो पहले अपना ओवरफ्लो हुए हैं। और ये ऊपर वाला अभी साइड में फ्लड्स हैं और साइड में पाकिस्तान भी है। ठीक है ना। तो लोअर पंजाब एरिया जहां पे मैं भी रहता हूँ दैट इज सेफ। और उसके आगे देखो इसके बेनिफिट्स। अब देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं डैम्स के, कि एक तो ये एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक कैसे? अब लोग क्या करते हैं, कैनाल्स बनवाते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है तो कैनाल्स बन जाती हैं। तो जहाँ पे रिजर्वायर्स हैं उनसे कैनाल्स बनाकर हम यू कैन से कि खेतों में लेके जा सकते हैं उसे। समझ रहे हो? और फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है। अब तो चलो नहीं हो रहे, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट अब काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ ज़मीन अभी अंडर वाटर है। होप सही हो जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करते हैं हम ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स पता है ना आपको, जो पानी से ग्राउंड से जो मोटर लगी होती है आपके घर पे, है ना। तो वैसे ही ट्यूबवेल्स होते हैं खेतों में, मोटर लगी होगी लेकिन वो खेतों में लगी होगी और पानी
एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी बनती है ट्यूबवेल्स में यूज़ होती है और सीधा ही एग्रीकल्चर के लिए पानी कनाल्स दे देती हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। अगर ये बाय चांस इसमें कुछ भी हो गया तो मेजर ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब विल गेट इफेक्टिव, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, ये कॉटन है सॉरी, स्पोर्ट्स गुड्स, उसके बाद हॉइजरी होते हैं कपड़े, आपके लुधियाना इज फेमस फॉर हॉइजरी, है ना, वुड्स एंड देन ट्रैक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है और 50% से ज़्यादा स्पोर्ट्स का गुड्स पंजाब में बनाया जाता है। सो इट मे गेट इफेक्टेड, ठीक है ना। अब देखो महानदी रिवर प्रोजेक्ट और हीराकुद डैम, ये देखो यहाँ पे लाइटिंग भी लगी हुई है। 15 अगस्त वाले दिन इस बार यहाँ पे लाइट शो था, जैसे ग्रीन, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ऑरेंज, है ना। तो लाइटिंग्स भी होती हैं यहाँ पे लगी हुई, है ना। हीराकुद डैम जो है महानदी रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। कहाँ पे है महानदी रिवर? उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी रिवर है। यहाँ पे देखो ये उड़ीसा की एक जगह है जहाँ पे महानदी रिवर आपकी सिचुएटेड है। हम देख लेते हैं, पहले एक बार पढ़ लो थ्योरी। बिल्ट इन 1953, इग्नोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये पुराने बने हैं तो देन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इन्हें इनॉग्रेट किया था, ठीक है ना। देखो बना था 1953 में, मतलब कंप्लीट हो गया 2-3 साल बाद आपका ये 1957 में इनॉग्रेट हो गया, ठीक है ना। उड़ीसा में है। अपना लोअर वैल्यू ऑफ महानदी पे है, मीन्स कि ऊपर से पानी गिरता तो ये नीचे बना हुआ है ताकि फुल स्पीड पे पानी गिरे। वही मैंने बताई थी आपको, इससे ज़्यादा एनर्जी अपनी प्रोड्यूस होगी। और इसके पास कैचमेंट एरिया मींस इसके पीछे जितनी भी स्टोरेज है कितनी है, 132,600 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया जो है इसके कैचमेंट एरिया में आ जाता है। और ये सबसे लंबा मेन स्ट्रीम, ये क्या लिखा है, डैम्स लिखा है, ये डैम है। और इसका जो डिस्टेंस है, ऐसे डिस्टेंस 4,800 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर लंबा डैम है ये। और इससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है उड़ीसा, जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, तो एक स्टेट के पास नहीं रहेंगे ये। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। मैं बेनिफिट को भी वो पढ़ने लगा स्टेट की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 स्टेट्स मेजरली इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड को यूज करती हैं। डैम्स हैं, इनमें 3 स्टोरेजेस हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डैम बना हुआ है हीराकुद डैम, यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेते हैं, पिंक ले लिया चलो। यहाँ पे हीराकुद डैम है, इस एरिया में एक रिजर्वॉयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो मेजर 3 आर देयर। रिजर्वॉयर्स के नाम हैं हीराकुद, टिकारपद और एक है आपका नराज नियर कटक, ठीक है ना। ये भी रिजर्वॉयर्स क्यों हैं? ताकि वहाँ पे पानी जमा रहे, ताकि बाहर के एरियाज में फ्लड्स ना आए, ठीक है ना। और 880 किलोमीटर लंबी कैनाल्स आपकी इससे निकलती हैं। और ये 10 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स में जाती हैं, समझ रहे हो। नदी जा रही है ना, 10 लाख कैनाल्स लोगों ने 880 किलोमीटर लंबी, मतलब ऐसे एक नहीं है, ठीक है ना। जो टोटल लेंथ है कैनाल की वो है 880 किलोमीटर। और ये 10 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को ये लाइक कल्टीवेट करने में हेल्प करती हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसमें सॉइल कंजर्वेशन होती है, ठीक है ना। वाटर स्पोर्ट्स वो आपने देखी होने वीडियो, जैसे जेट्स की जो है उसके ऊपर लाइक होता है। और उसके अलावा हीराकुद प्रोजेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है उड़ीसा की। तो उड़ीसा है इसमें मेन, लाइक उड़ीसा को इससे मेन बेनिफिट होता है। उसके अलावा इसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट्स, ठीक है ना।
और इसी के साथ आपका ये वाला प्रोजेक्ट सॉरी ये वाला प्रोजेक्ट कह दिया, चैप्टर भी ख़त्म होता हुआ। और ये आप एक बार फिर से देख लो, ठीक है ना। और फिर मैं अब अगली वीडियो में मिलूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं अलविदा कहता हूँ आपको, ठीक है ना। सो बाय एवरीवन, ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। और ये डॉक्टर जी आग में जाता हुआ अब नहीं बचने वाला।